कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके पास जीवन में रोने के हजार बहाने हों, लेकिन वो फिर भी पूरी दुनिया को अपने व्यंग्य से हंसाने और सोचने पर मजबूर कर दे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही अनोखे स्तंभ पर बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हरिशंकर परसाई जी की। सच कहूं तो उन्हें सिर्फ एक लेखक के खांचे में फिट करना उनके साथ नाइंसाफी होगी। असल में एक विद्रोही की यात्रा उनके लिए एकदम सटीक नाम है, क्योंकि परसाई जी महज एक साधारण साहित्यकार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे सर्वाइवर थे, एक ऐसे विद्रोही थे जिन्होंने अपनी कलम को ही इस समाज के पाखंड और बेईमानी के खिलाफ अपना सबसे अचूक हथियार बना लिया था। अब जरा परसाई जी के इन शब्दों पर गौर कीजिए। मैंने लेखन को दुनिया से लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में अपनाया। ये कोई साधारण लाइन नहीं है। सोशल रिसर्च फाउंडेशन के एक रिसर्च पेपर में ये साफ बताया गया है कि परसाई जी के लिए लिखना कोई वीकेंड का शौक नहीं था। भयानक विपरीत परिस्थितियों और जिंदगी की गहरी त्रासदियों के बीच उनके पास बस दो ही रास्ते थे, या तो बैठ के रोले या फिर लड़े। उन्होंने लड़ना चुना, और हथियार क्या था? उनकी अपनी कलम। उन्होंने अपनी खुद की पीड़ा को इतना बड़ा बना लिया कि वो पूरे समाज के शोषित वर्ग की आवाज बन गई। और यहीं पर उन्होंने व्यंग्य यानी सटायर का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। देखिए, पहले व्यंग्य का मतलब अक्सर हल्के फुल्के चुटकुले या सिर्फ लोगों को हंसाना माना जाता था, लेकिन परसाई जी ने इसे एक गंभीर सामाजिक आलोचना का रूप दे दिया। जानकारों के मुताबिक उनके लिए व्यंग्य को लिखने की स्टाइल या विधा नहीं थी, बल्कि ये एक स्पिरिट थी, एक भावना थी। उन्होंने इस स्पिरिट का इस्तेमाल हमारे समाज की कड़वी सच्चाइयों, सिस्टम की खामियों और इंसानी फितरत की विसंगतियों की बाकायदा चीर-फाड़ करने के लिए किया। उन्होंने हिंदी व्यंग्य को वो मुकाम दिलाया जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल सीधा सा है। पहले हम उनकी शुरुआती त्रासदियों और उन पर अचानक आ गिरे भारी बोझ को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे जिंदगी के धक्कों ने उन्हें एक अवलोकन करने वाला यात्री बना दिया। उसके बाद बात करेंगे कि उन्होंने समाज के किन किन पाखंडों को उधेड़ कर रख दिया, और आखिर में उनकी उस शानदार और निडर विरासत को जानेंगे। चलिए गहराई में उतरते हैं। पहला भाग, त्रासदी और शुरुआती बोझ। यहाँ एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है कि परसाई जी कोई ऐसे अमीर या सुख सुविधाओं में पले बड़े बुद्धिजीवी नहीं थे जो एसी कमरों में बैठकर समाज पर बड़ी बड़ी बातें लिखते हों। बिल्कुल नहीं। उनका साहित्य सीधे सीधे उनके खुद के कड़वे तजुर्बे की उपज था। उनका जीवन बहुत ही कम उम्र में ही ऐसी चुनौतियों से घिर गया था जो किसी को भी तोड़ कर रखते। 1924 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में उनका जन्म हुआ। जब वे मुश्किल से 12 या 15 साल के रहे होंगे, तब उनकी बीमार मां का निधन हो गया। और जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब वे 18 साल के किशोर थे और उनके पिता भी चल बसे। जरा सोचिए, अचानक से एक 18 साल के लड़के के कंधों पर अपने एक भाई और 2 छोटी बहनों की पूरी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपने एक संस्मरण में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात लिखी है। पिता की बीमारी के दौरान ही उनकी एक बहन की शादी कर दी गई थी, और परसाई जी ने उसे एक मनहूस उत्सव कहा, क्योंकि वे अंदर ही अंदर जानते थे कि असल में ये बस उनका एक बोझ कम करने की कोशिश थी। इतनी कम उम्र में इतना भारी दर्द! इस भयानक गरीबी और परिवार की जिम्मेदारी ने उन्हें क्या क्या करने पर मजबूर किया, ये सच में हैरान करता है। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने वन विभाग और स्कूलों में नौकरी भी की, लेकिन पैसे इतने कम होते थे कि उन्हें अक्सर बिना टिकट ट्रेन में बैठना पड़ता था। जी हाँ, जबलपुर से इटारसी, खंडवा और देवास के बीच अपने परिवार का पेट पालने के लिए, जिंदा रहने के लिए वे बिना टिकट यात्रा करते थे और पकड़े जाने से बचने की अलग अलग तरतीबें निकालते थे। इसमें कोई अपराध बोध वाली बात नहीं थी। ये पूरी तरह से शुद्ध सर्वाइवल की, जीवित रहने की एक हताश जंग थी। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, एक अवलोकन करने वाला यात्री। जिंदगी की इसी कठोर सच्चाई ने उन्हें समाज को बिल्कुल जमीनी स्तर पर बेहद करीब से देखने का नजरिया दिया। और सच तो ये है कि यही मजबूरियां और सड़क स्तर के अनुभव उनके क्रांतिकारी लेखन की सबसे बड़ी ताकत बन गए। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब परसाई जी आगे चलकर एक बहुत स्थापित और मशहूर लेखक बन गए, पैसा भी आने लगा, तब भी वे जानबूझकर फर्स्ट क्लास के बजाय सेकंड क्लास के डिब्बों में ही, वो भी दिन के समय, यात्रा करना क्यों पसंद करते थे? सोचने वाली बात है ना? इसका जवाब उनके साहित्य के पूरे मूल मंत्र को खोलकर रख देता है। एक बार उनके एक दोस्त ने उनके साथ धक्के खाते हुए शिकायत की कि यार सारा दिन खराब हो गया। तब परसाई जी ने जो कहा वो कमाल था। उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास का डिब्बा उन्हें समाज से अलग थलग कर देता है, जबकि इस सेकंड क्लास की भीड़ में, पसीने और धक्कों के बीच, वे समाज के सबसे करीब होते हैं।
असली कहानियां तो यही मिलती हैं जब कोई क्लर्क अपने बड़े अफसर की पोल खोलता है या कोई आम आदमी अपने साथ हुए धोखे की कहानी सुनाता है। उनके पास जो लेखन का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल आता था, वो इसी आम जनता के बीच से तो आता था। आम जनता के साथ उनका ये जुड़ाव कितना गहरा था, इसका एक बेहद मार्मिक किस्सा है किसान के खरबूजे का। समय द्वितीय विश्व युद्ध का था। ट्रेनें घंटों लेट चल रही थी, पर साईजी इटारसी स्टेशन पर थे। उन्हें जबरदस्त भूख लगी थी और जेब में एक पैसा नहीं था। तभी उनके पास बैठे एक गरीब किसान परिवार ने एक खरबूजा काटना शुरू किया। पर साईजी ने बस यूं ही कह दिया, तुम्हारे खेत के होंगे, बड़े अच्छे हैं। और जानते हैं उस किसान ने क्या किया? उसने बिना एक तल सोचे खरबूजे की 2 बड़ी फांकें उन्हें दे दी और बस इतना कहा, सब नर्मदा मैया की कृपा है। पर साईजी ने अपनी भूख मिटाई और उसी वक्त ट्रेन भी आ गई। भूख और साझा मानवता का ये वो पल था जिसने उन्हें आम आदमी की इस निस्वार्थ भावना के साथ हमेशा हमेशा के लिए जोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, सामाजिक पाखंड को उजागर करना। जिंदगी के इन्हीं कच्चे सच्चे और कड़वे अनुभवों से तप कर अब उनका व्यंग्य रूपी हथियार पूरी तरह तैयार था और अब बारी थी इस पूरी व्यवस्था पर करारी चोट करने की। उन्होंने बिना किसी झिझक के समाज की तमाम बीमारियों को अपना निशाना बनाया। एक लंबी लिस्ट है, जैसे विश्वविद्यालयों की उस हालत पर सवाल उठाना जहां टीचर खुद ट्यूशन के नाम पर पैसे लूटते हैं और छात्राओं को गलत नज़र से देखते हैं, लेकिन छात्रों से नैतिकता के बड़े बड़े भाषण देते हैं। या फिर उस सिस्टम पर करारा तमाचा जहां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दफ्तर में नौकरी की तलाश में खड़े एक नंगे पांव और फटे कुर्ते वाले ग्रेजुएट से भी महज नाम रजिस्टर करने के लिए 100 रुपए की घूस मांगी जाती है। नौकरशाही की लाल फीताशाही हो, राजनीतिक खोखलापन हो या शिक्षा के नाम पर चल रहा धंधा, उनका व्यंग एक साथ हर तरफ प्रहार करता था। वो किसी को बख्शते नहीं थे। उनकी इस जबरदस्त बेबाकी का राज दरअसल उनके इस जीवन मंत्र में छिपा था। डरो किसी से मत, डरे के मरे सीने को ऊपर ऊपर कड़ा कर लो। और ये सिर्फ कोई डायलॉग नहीं था, उन्होंने इसे सच में जिया था। वे सरकारी नौकरी में थे, लेकिन व्यवस्था के खिलाफ लगातार लिखते रहे। जाहिर है सरकार को मिर्ची लगी, उनका तबादला कर दिया गया। लेकिन परसाई जी ने क्या किया? उन्होंने बिना डरे सरकारी नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया, मगर अपनी कलम को झुकने नहीं दिया। नौकरी छोड़ने के बाद का जो उनका संघर्ष था वो तो और भी कमाल का है। उन्होंने वसुधा नाम की एक बेहतरीन साहित्यिक पत्रिका शुरू की। हालांकि पैसों की तंगी की वजह से बाद में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी। एक बात जो सच में दिल छू लेती है वो ये कि इतने महान लेखक ने अपनी खुद की पहली प्रकाशित किताब, जिसका नाम था हंसते हैं रोते हैं, उसे खुद सड़कों पर जाकर बेचा था। उनका साफ मानना था कि अपनी मेहनत, अपनी कृति को बेचने में शर्म कैसी। ये उनकी एक अकल्पनीय जीवटता थी जो आज के समय में शायद ही कहीं देखने को मिले। और अब हम इस चर्चा के आखिरी भाग पर पहुंचते हैं, एक निडर विरासत। इतनी सारी कठिनाइयों, लगातार गरीबी और उम्र भर के संघर्ष के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य को जो बेशकीमती खजाना दिया है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जरा उनके विशाल साहित्य के दायरे को देखिए। विकलांग श्रद्धा का दौर और 2 नाक वाले लोग जैसे धारदार व्यंग्य, प्रेमचंद के फटे जूते और अपनी अपनी बीमारी जैसे क्लासिक निबंध, या फिर मरना कोई हार नहीं होती जैसे गहरे संस्मरण, ये सब एक से बढ़कर एक मास्टरपीस हैं। ये बात बहुत भावुक करती है कि एक तरफ उनका अपना जीवन घोर आर्थिक अभावों से जूझ रहा था और दूसरी तरफ वे अपने पाठकों को और इस समाज को इतनी अनमोल साहित्यिक संपदा सौंप रहे थे। आखिरकार उनके इस अद्वितीय योगदान को सबसे बड़े स्तर पर मान्यता मिली। साल था 1982। इसी वर्ष उन्हें उनकी मशहूर व्यंग्य रचना विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए बेहद प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ध्यान दीजिए, ये पुरस्कार सिर्फ परसाई जी का सम्मान नहीं था, बल्कि ये इस बात की मोहर थी कि व्यंग्य विधा अब मुख्य धारा के साहित्य में पूरी शान के साथ स्थापित हो चुकी है। इस पूरे चर्चा को समेटते हुए आइए एक बहुत ही दिलचस्प विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर हरिशंकर परसाई आज के इस दौर में उसी सेकंड क्लास की ट्रेन में यात्रा कर रहे होते, तो वे हमारे आज के किन पाखंडों पर अपनी कलम चलाते? आज की इस डिजिटल दुनिया का दिखावा, सोशल मीडिया का शोर, या फिर आधुनिक राजनीति के नए नए ढोंग? सोचिए कि उनके कलम से आज कौन सा नया और तीखा हथियार निकलता। परसाई जी भले ही 1995 में हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनका वो विद्रोही स्वर, उनका साहित्य आज भी पूरी तरह से जिंदा है और हमें लगातार आईना दिखा रहा है।
इस सवाल पर आज जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।